मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे सेशन में। और आज का आप लोग का जो ये सेशन है केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का, यह मेरे प्यारे बच्चों ऐसा सेशन होने वाला है कि मेरे प्यारे साथियों आज के इस सेशन को करके, आज के इस क्लास को करके आप लोग को बहुत मजा आ जाएगा। और आज आप लोग का इसी क्लास में चैप्टर 2 भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को इस क्लास को अच्छे से देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि इसमें आप लोग को ऐसे ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे आप लोग कंसेप्ट हैं, ऐसे ऐसे आप लोग के लॉजिक हैं, कुछ थ्योरी हैं जिनको समझना जानना और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और आप लोग नए होंगे तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। सारे बच्चे लोग के लिए आज का जो ये सेशन है बाबू लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर 2 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें आप लोग का सब कुछ आज इसमें हम कराने वाले हैं और आज आप लोगों का यह चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। सारे बच्चे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बोल देंगे ये सर जी हम लोग क्लास के लिए रेडी हैं, यहाँ से क्लास को स्टार्ट किया जाए। और यहाँ से आप लोग का चैप्टर 1 पूरी तरह से क्लियर हो गया है और आज हम लोग का चैप्टर 2 भी खत्म हो जाएगा। बस इस क्लास को आप लोग को अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट आप लोग का आता है पॉइंट, इसको आप लोग को अच्छे से नोट करना है अपने कॉपी में, ठीक है ना। क्या बोला गया है कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। आप लोग देख रहे हैं ना, अनुसंख्य गुणधर्म को परिभाषित करना है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के एग्जाम में आ सकता है कि अनुसंख्य गुणधर्म को परिभाषित कर यह क्या होता है। अब यहां से इसका डिफिनेशन समझते हैं। देखिएगा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि बिलियन में उपस्थित वह गुण, ठीक है ना, मतलब बिलियन का ऐसा गुण जो विलय पदार्थों के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम लोग अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। मतलब बिलियन का ऐसा प्रॉपर्टीज जो विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करेगा, तो वह जितना हम लिखे होगा ना प्रॉपर्टी, वह सारा का आएगा अनुसंख्य गुणधर्म में आएगा। तो आप लोग समझ गए अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है कि बिलियन में उपस्थित ऐसा प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बिलियन में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे अनुसंख्य गुणधर्म हम लोग कहेंगे। अब यहाँ देखिए लिखा गया है कि इसमें बिलियन के जो गुण हैं वह विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर नहीं करते हैं, ठीक है ना, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। याद रखिएगा जो बिलियन के गुण होते हैं ना, वह मेरे प्यारे बच्चों किस पे डिपेंड करते हैं, आप लोग को यहाँ पर अंडर लाइन कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये सर जी यहाँ पर विलय के, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि विलय की मोलों की संख्या पर डिपेंड करेगा। बिलियन का वह गुण जो विलय की मोलों की संख्या पर डिपेंड करेगा वह कहलाता है अनुसंख्य गुणधर्म। तो अनुसंख्य गुणधर्म का परिभाषा आप लोगों को यहाँ से याद हो गया होगा। अब यहाँ पर आइएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि जो आप लोग का अनुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है ना, जो अनुसंख्य गुणधर्म है यह मेरे प्यारे साथियों कै गो होता है। तो आप लोग हम कई बार ऑब्जेक्टिव में करवाए हैं और कई बार आप लोग को बताए हैं कि बाबू लोग जो बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म होता है यह 4 प्रकार का होता है, मतलब 4 गो होता है। जैसे आप लोग का जो पहला है यह आप लोग का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, ठीक है ना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, जो कि आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, ठीक है ना, फॉर्मूला आप लोग याद रखे होंगे पी नॉट माइनस का पी एस बाटा में हम लोग का पी नॉट होता है। यह हम लोग का क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग का दूसरा का होता है क्वथनांक का यूनियन, ठीक है ना, क्या होता है क्वथनांक का यूनियन। क्वथनांक का यूनियन भी आप लोग को अच्छे से क्या करना है बाबू लोग, समझना है। उसके बाद तीसरा का है आप लोग का हिमांक का अवनमन, और चौथा आप लोग का है क्या प्रासरण दाब, ठीक है ना, प्रासरण दाब है। अब क्वथनांक का यूनियन बात करेंगे तो क्वथनांक का यूनियन जो होता है वह डेल्टा टीवी होता है, ठीक है, डेल्टा टीवी। तो मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा टीवी होता है, जैसे देखिएगा कि पानी में क्वथनांक का यूनियन क्या होता है, जैसे हम लोग का पानी है तो पानी मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलता है, लेकिन पानी में कोई नमक मिला देंगे ना तो अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं खोलेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर यह आप लोग समझना है कि क्वथनांक का यूनियन होता है ना कि मेरे प्यारे साथियों अभी शुद्ध अवस्था में पानी है तो उसका खोलने का जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ही पानी हम लोग चीनी चाहे नमक मिला
देंगे ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं खोलेगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा वो खोलेगा। तो मान लीजिए डेल्टा टीवी यहाँ से आप लोग का हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आप लोग का क्या करना है, यहाँ से टीवी कर देना है, और यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप लोग का टी ओ यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप लोग का शुद्ध अवस्था में हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब मिलाने वाला और फिर माइनस शुद्ध अवस्था का आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग का हिमांक का अवनमन हो जाएगा। तो हिमांक का अवनमन होता है कि डेल्टा टी एफ, ठीक है, डेल्टा टी एफ। इसका मेरे प्यारे साथियों यहाँ से हम लोग का टी ओ और यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा टी एफ, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हो गया। और परासरण दाब हो गया, तो परासरण दाब आप लोग का यहाँ से पाई भी, ठीक है ना, पाई भी बराबर हम लोग का एन आर टी होता है। और इसको आप लोग हल्का सा और ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करिएगा तो पाई बराबर हम लोग का सी, ठीक है ना, पाई बराबर सी आर टी हम लोग का हो जाता है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी समस्या यहाँ तक सारे स्टूडेंट लोगों को नहीं होनी चाहिए। यह हो गया हम लोग का अनुसंख्य गुणधर्म का 4 गो। अब चारों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को लिखा गया है कि वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है ना। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, देखिए किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिश्रित कर देने पर, ठीक है ना। यानी मेरे प्यारे साथियों, जैसे हम लोग देखिएगा कि पानी में हम लोग नमक मिलाते हैं, पानी में हम लोग चीनी मिलाते हैं, तो यह अवाष्पशील है, इसका वाष्प नहीं होता है। अवाष्पशील का मतलब समझते हैं, पानी में ऐसा चीज मिलाइए कि जो मेरे प्यारे साथियों उसका वाष्पीकरण न हो। जैसे पानी में हम लोग नमक मिला देंगे, ठीक है ना, पानी में हम लोग नमक मिला देंगे तो जब हम लोग उसको पानी को जब हम लोग हीट देंगे, जब हम लोग उसको आग पर बैठाएंगे, तो जब पानी का वाष्पीकरण होगा ना तो सिर्फ पानी का होगा, उसमें नमक मिला देंगे ना तो नमक नहीं उड़ता है, तो नमक हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, ये सब क्या है अवाष्पशील पदार्थ है। जब पानी में ये सब मिलेगा, घुल जाएगा ना, तो यह इसका वाष्प नहीं होता है, नमक और चीनी का वाष्पीकरण नहीं होता है, पानी का होता है, तो उसी को बोलते हैं अवाष्पशील। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिश्रित कर देने पर विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है, वाष्प दाब का हम लोग अवनमन कहते हैं। यानी मेरे प्यारे साथियों, यदि हम लोग कोई विलयन में, ठीक है ना, यदि हम कोई विलयन में आप लोग को अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम हो जाता है, और इसी को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है ना। वाष्प दाब का आप लोग का यहाँ से अवनमन हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि वाष्प दाब का अवनमन है। अब यहाँ देखिए, मानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि यह आपका कोई, ठीक है ना, आप लोग देखिएगा जैसे आप लोग का यहाँ पर 2 गो मटेरियल हम बनाते हैं, मतलब 2 गो बर्तन है, ठीक है ना, दोनों में यहाँ पर पानी हम लेते हैं, ठीक है ना, एगो में क्या लेते हैं, पानी, यह आप लोग का पानी है, पानी है शुद्ध, तो एकरा के लिख देते हैं शुद्ध विलायक, ठीक है ना, एकरा का हम क्या लिखते हैं, शुद्ध विलायक। ध्यान से देखिएगा, यह आप लोग का हो गया शुद्ध विलायक कहिएगा ये सर। और उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट बर्तन एगो बनाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बर्तन मतलब बनाते हैं, और एकरा में भी हम पानी भरते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, पानी आप लोग का भर देते हैं, इसमें हम लोग का पानी हो गया कहिएगा ये सर, पानी हम लोग का फुल हो गया है। अब एकरा में हम क्या करेंगे ना कि नमक मिला, चीनी मिलाते हैं, ठीक है ना, नमक चाहे चीनी मिला देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो लाल लाल कण है यह आप लोग का नमक चाहे चीनी है, चीनी मान लेते हैं, इसमें चीनी मिला दिए हैं। तो अब यह क्या हो गया, अब यह मेरे प्यारे साथियों विलयन हम लोग का हो गया। याद रखिएगा, यह जो है मेरे प्यारे साथियों अब विलयन हो गया। यह शुद्ध विलायक था, एकरा में कुछ नहीं था, ठीक है ना, एकरा में हम लोग चीनी मिला दिए तो अभी क्या हो गया, विलयन हो गया, ठीक है ना, विलयन हो गया। और कुछ सतह पे भी कण हम लोग के रहेंगे, ठीक है ना, कुछ सतह पे भी कण रहेंगे। तो अब यहाँ से आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, तो अब ऊपर से धूप पड़ेगा, ठीक है ना, ऊपर से धूप पड़ेगा तो सबसे ज्यादा किसका वाष्प होगा, सबसे ज्यादा किसका वाष्प होगा, तो कहेगा सर सबसे ज्यादा हई उड़ेगा। देखिए यह आप लोग का बर्तन है, दोनों सेम है, दोनों में पानी सेम है, लेकिन एकरा में हल्का सा क्या किए हैं, चीनी मिला दिए हैं, और दोनों को धूप में रखेंगे तो सबसे ज्यादा पानी कोना में उड़ेगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि यह पूरा सतह से, ठीक है ना, यह पूरा सतह से पानी उड़ेगा ना। इसमें क्या होगा, पूरा सतह से पानी नहीं उड़ेगा, क्योंकि सतह पर कुछ चीनी के कण भी आ गए हैं, तो चीनी का तो वाष्पीकरण होगा नहीं, तो उस सतह से वाष्पीकरण होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा, वाष्पीकरण
वाष्पीकरण कम होगा और इसमें वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वही लिखा गया है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिश्रित कर देने पर विलयन का जो वाष्प दाब होता है विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। यानी मेरे प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा कौन होगा, शुद्ध विलायक है तो एकर वाष्प दाब, ठीक है ना, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है एकरा को हम पी नोट करते हैं। ध्यान समझिएगा, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है उसको हम क्या करते हैं, पी नोट करते हैं। इसको दूसरा कलर से आप लोगों को लिख देते हैं। देखिएगा, यह शुद्ध विलायक है तो एकर वाष्प दाब क्या करते हैं, पी नोट करते हैं। जहां देखिए, जहां नोट लगेगा ना, जहां ऊपरवा जीरो लगेगा, याद रखिएगा कि वो शुद्ध अवस्था का होता है, ठीक है ना, शुद्ध अवस्था का। ऊपरवा जीरो लगा है तो शुद्ध अवस्था, कोनों में लग जाएगा, ठीक है ना, कोनों में लगेगा ना, जहां ऊपरवा नोट लगेगा ना तो याद रखिएगा वो शुद्ध अवस्था का होता है। तो यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया और यह विलयन का है तो एकरा का हम क्या करते हैं कि पी एस कर देते हैं। तो अब मेरे प्यारे साथी बताइएगा, वाष्प दाब किसका, मतलब सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा वाष्पीकरण एकर होगा विलायक का, एकरा से कम कोना का होगा, एकर होगा। सबसे ज्यादा पानी कोना में उड़ेगा, इसमें उड़ेगा, सबसे कम कोना में उड़ेगा, इसमें। तो हम लोग देखिएगा, जब वाष्प दाब का होता है तो इससे वाष्प दाब का अवनमन, तो यहां पर आप लोगों को लिखना होगा कि वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन का लेंगे तो मेरे प्यारे साथियों ज्यादा में से कम घटता है, घटता है ना। वो वाष्प दाब का अवनमन निकालेंगे तो ज्यादा में से कम घटता है। तो सबसे ज्यादा कोना में से पानी उड़ेगा, एकरा में से, तो ज्यादा यही ना है, सबसे ज्यादा पानी एकरा में से उड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले एकरा का लिखेंगे, पी नॉट हो जाएगा, और सबसे पानी एकरा में से कम उड़ेगा तो एकरा का हो जाएगा पी एस, ठीक है ना। तो यह आप लोगों का हो गया। तो याद रखिएगा, वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वह पी नॉट माइनस के पी एस होता है, याद रहेगा ना। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, पी नॉट माइनस के पी एस हम लोगों का होता है, याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग पूरा एग्जाम्पल देके समझा दिए हैं। अब यहां पर आइएगा मेरे प्यारे साथियों, अब यहां पर आप लोगों को देखना है ध्यान से। अब दूगो बाल्टी था, दोनों बाल्टी में आप लोग को एग्जाम्पल देके बता दिए कि हाँ पानी कोना में ज्यादा उड़ेगा, पानी कोना में कम उड़ेगा, और वहां से हम लोग वाष्प दाब का अवनमन निकालिए पी नॉट माइनस पी एस। तो वाष्प दाब का अवनमन यहां से क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा, अब अगला पॉइंट आप लोग का आता है मेरे प्यारे बच्चों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या लिखा है कि वाष्प दाब का जो अवनमन होता है और विलायक का जो वाष्प दाब होता है, इसके अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या हुआ, परिभाषा क्या बोल रहा है, परिभाषा बोल रहा है कि वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का जो अवनमन था वह मेरे प्यारे बच्चों ये था, ठीक है ना। वाष्प दाब का अवनमन था पी नॉट माइनस का पी एस था, यही ना था। वाष्प दाब का अवनमन पी नॉट माइनस का पी एस था। विलायक का जो वाष्प दाब होता है, तो विलायक का आप लोग देखिएगा, यहाँ पर दो बर्तन फिर से बना देते हैं, ठीक है ना। यह आप लोग का यहाँ पर पानी है, ठीक है, यह आप लोग का यहाँ पर पानी है, यह आप लोग का शुद्ध विलायक है। यह मेरे प्यारे बच्चों यह आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह शुद्ध आप लोगों का विलायक है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एगो बर्तन बनाते हैं, एकरों में हम पानी भरते हैं, ठीक है ना, लेकिन एकरा में हम चीनी के कुछ कण मिला देते हैं, ठीक है ना। एकरा में क्या हो गया, चीनी के कुछ कण मिलाएंगे, तब आप लोग देखिएगा, एकरा मान लेते हैं कि यहाँ पर चीनी के, ठीक है ना, चीनी के कुछ कण मिल गए हैं। तो अब आप लोग का यह क्या हो गया, यह हम लोग का हो गया विलयन, यह हम लोग का हो गया विलयन। तो देखिएगा, शुद्ध विलायक का एकर वाष्प दाब क्या है, एकर वाष्प दाब पी नोट था, और विलयन का जो वाष्प था वाष्प दाब था वो पी एस था, ठीक है ना, क्या था, पी एस था। तो अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह हो गया वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है ना। और यह बोला गया है, यहाँ देखिएगा कि वाष्प दाब का अवनमन यह हो गया विलायक के वाष्प दाब, तो यही ना विलायक है, तो विलायक का वाष्प दाब क्या है, पी नोट के अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा। कौन, विलायक का वाष्प दाब, तो विलायक का वाष्प दाब कितना है, पी नॉट है। इसी के रेशियो को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो पी नॉट माइनस पी एस बाटा में पी नॉट, यह आप लोग का हो जाता है वाष्प दाब का, ठीक है ना। वाष्प दाब का
वाष्प दाब का आप लोग का हो गया अपेक्षिक अवनमन। तो आप लोग को अब वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है अब इसको रटना नहीं पड़ेगा। क्यों कि मेरे प्यारे साथी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है ना, तो वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। एकदम मतलब जवन फॉर्मूला है उसी को परिभाषा बना दीजिए और आराम से आप लोग याद रखिए। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आप लोगों का यह हो गया। एकदम आप लोगों को एक के याद रखना है, ठीक है ना, दिल दिमाग में रखना है। तो यहाँ से हो गया। और उसके बाद आप लोगों को ये वाला जो प्रॉपर्टी है ना, मतलब ये वाला जो लाइन है आप लोगों को याद रखना है, बहुत काम करेगा कि वाष्प दाब में, ठीक है ना, जो अपेक्षिक अवनमन होता है, जो वाष्प दाब का हम लोग का अपेक्षिक अवनमन है, यह विलयन में विलय की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो हम लोग का वाष्प दाब का जो हम लोग का अपेक्षिक अवनमन है, यह विलयन में जो विलय की मात्रा होता है, ठीक ना, मतलब विलयन में हम इस विलयन में कितना विलय मिलाए हैं, मतलब कितना चीनी मिलाए हैं, उस चीनी की मात्रा पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, क्या होगा, चीनी की मात्रा पे डिपेंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चीनी के मात्रा में डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग चीनी जितना ज्यादा मिलाएंगे, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा कि यह क्यों डिपेंड कर रहा है। हम लोग एकरा में चीनी जितना ज्यादा मिलाएंगे वाष्पीकरण में उतने डिफरेंस आएगा ना। जैसे हम चीनी कम मिलाएंगे, ठीक है ना, तो एकरा से पानी और ज्यादा उड़ेगा, लेकिन एकरा इतना नहीं उड़ेगा, लेकिन तो पानी उड़ेगा, हल्का सा कम उड़ेगा। हम एकरा में चीनी ज्यादा मिला देंगे तो एकरा में से पानी एकरा में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अब पूरा चीनी मिला देंगे, मतलब एक बोरा धो के उझिल देंगे तो मालूम चलेगा कि मतलब साफ जीरो हो गया। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है ना कि हम लोग का वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है ना, जो हम लोग का डिफरेंस पैदा करेगा वो डिपेंड करेगा चीनी के मात्रा पे कि चीनी कितना हम लोग मिलाए हैं। तो मान लीजिए कि एक बाल्टी पानी है और 1 चम्मच चीनी डाले हैं तो कोनो प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी बाल्टी में हम लोग 5 किलो चीनी डाल देंगे तो वाष्पीकरण में बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि विलय की जो मात्रा होता है ना, इसी पे क्या होता है, डिपेंड करेगा। समानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती पे, यानी हम लोग को डिपेंड करेगा। यह हो जाएगा। अब अगला यहाँ पर आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा कि हम लोग का हो गया, आप लोग को दो को चीज यहां से बता दिए, हम लोग का वाष्प दाब का अवनमन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो आप लोग को यहाँ पर दोनों चीज हम लिख देते हैं ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का बार बार आता है। तो यहां से हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि वाष्प दाब का, ठीक है ना, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का जो अवनमन होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोग क्या लिखवाए हैं कि मेरे प्यारे बच्चों पी नॉट माइनस का पी एस हम लोग का हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट यहां पर लिखवाए, ठीक है ना, अगला पॉइंट आप लोगों का कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना, वाष्प दाब का आप लोग का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है, एक परिभाषा आप लोग क्या लिखवाए, एकदम आप लोगों को याद हो गया होगा। ये सर जी यहाँ पी नॉट माइनस के पी एस हो जाएगा और फिर बाटा में हम लोग का पी नॉट हो जाएगा। तो यह हो गया वाष्प दाब का अवनमन और यह हो गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यह आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला आप लोग का थ्योरी आता है, अगला कंसेप्ट आप लोग का आता है कि क्वथनांक। ठीक है ना, क्वथनांक क्या होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग क्वथनांक का मतलब होता है ना कि आपके पास जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वह कितना डिग्री पे उबल रहा है, खोल रहा है। जैसे पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास मटेरियल है, जो पदार्थ है, जैसे पानी हो गया, तो पानी का क्वथनांक का मतलब कि पानी कितना डिग्री पर उबलता है, वही उसका क्वथनांक हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा क्वथनांक मतलब क्या होता है, उबलना। ठीक है ना, उबलना, खोलना। ठीक है ना, क्वथनांक मतलब यही होता है। तो प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है। आप लोग मालूम है कि प्रत्येक जो द्रव होता है उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर है। जैसे पानी के लिए अलग है, किरोसिन के लिए अलग है, मतलब हर एक
लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि इस निश्चित ताप को ही, ठीक है ना, इस निश्चित ताप को ही, कौन निश्चित ताप, जिस ताप पर वह खौलना प्रारंभ कर देगा तो उस निश्चित ताप को ही क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है ना। यह आप लोगों का हो गया कि क्वथनांक कौन होता है, तो वह ऐसा निश्चित टेम्परेचर जिस पर मेरे प्यारे बच्चों वह उबलना, वह खौलना प्रारंभ कर देता है, वह हम लोग कहलाएगा क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब यहाँ पर आता है अगला पॉइंट, देखिएगा कि क्वथनांक का यूनियन किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्वथनांक का यूनियन बताना है। तो अब मेरे प्यारे साथियों क्वथनांक आप लोग समझ गए, तो क्वथनांक यूनियन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत बढ़िया डिफिनेशन लिखा गया है कि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक का, ठीक है ना, क्वथनांक बढ़ जाने की प्रक्रिया को क्वथनांक का यूनियन हम लोग यानी बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन हम लोग कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जैसे हम लोग का पानी है, ठीक है ना, क्या है, पानी है। तो पानी अभी शुद्ध पानी है, क्या है, शुद्ध पानी, मतलब पानी में हम लोग कुछ नहीं मिलाए हैं। तो अभी उसको गर्म करेंगे ना तो वह निश्चित 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही जाएगा ना वह उबलने लगेगा, वह खौलने लगेगा। लेकिन उसी पानी में यदि हम लोग चीनी मिला देंगे, चाहे नमक मिला देंगे, अब वह 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं खोलेगा, वह आगे खींचेगा 110, 120 ऐसे वो आगे खींचेगा। तो याद रखिएगा, तो यही है क्वथनांक का यूनियन, मतलब कि किसी भी पदार्थ में कोई अवाष्पशील मटेरियल मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। समझ रहे हैं, क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, इसी को कहते हैं क्वथनांक का यूनियन। समझ में आ गया, मतलब किसी भी विलायक में, ठीक है ना, कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें नमक मिला देंगे ना तो अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे न खोलेगा, अब वो आगे जाएगा, अब वो 110, 115, 120 पे खोलेगा। तो यानी उसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। इसी को बोलते हैं क्वथनांक का यूनियन, ठीक है ना। तो क्वथनांक के यूनियन को मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को हम क्या करते हैं, डेल्टा टीवी से आप लोगों को सूचित करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वथनांक के यूनियन का जो सिंबल होता है वह आप लोगों का डेल्टा टीवी होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि यह हम एगो बाल्टी चाहे पात्र बनाते हैं, एकरा में हम लोग का पानी है, ठीक है ना, क्या है, आप लोग का शुद्ध पानी है। इसमें लिख देते हैं आप लोगों का पानी, मतलब शुद्ध विलायक लिख देते हैं, ठीक है ना, शुद्ध आप लोगों का विलायक हो गया। उसके बाद इसको यहीं पर एगो अलग बर्तन बनाए हैं और एकरा में भी हम लोग क्या किए हैं, पानी भरे हैं। लेकिन एकरा में पानी के साथ क्या किए हैं कि कोई अवाष्पशील विलेशन, नमक चीनी हम लोग कोई एगो हम लोग मिला देंगे, ठीक है ना। कोई हम लोग मान लीजिए कि नमक चाहे कि कुछ हम मिला दिए, तो अब यह क्या हो गया, हम लोग का विलयन हो गया। क्या हो गया, विलयन हो गया। तो अब मेरे प्यारे साथियों बताइएगा, ठीक है ना, अब यहाँ देखिए यह शुद्ध अवस्था के है, ठीक है ना, यह हम लोग का शुद्ध अवस्था के हैं। हम लोग टीवी से लिखते हैं, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों हम लोग का टी नोट लिखते, ठीक है ना, टीवी यहाँ लिखते हैं, टीवी लिख देते हैं और यहाँ पर नोट, मालूम चलेगा कि शुद्ध अवस्था के हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि टी एफ सॉरी, यहाँ पर सिर्फ टी लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग का टी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का हो गया टी हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चाहे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टीवी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखिए जहाँ नोट लगता है ना तो याद रखिएगा ये शुद्ध अवस्था कहाँ का होता है, शुद्ध अवस्था का होता है। तो अब आप लोग बताएंगे कि दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा है, इस विलायक का एकर मान ज्यादा है कि विलयन के मान ज्यादा होगा। जल्दी से बताइएगा कि किसका क्वथनांक हम लोग का ज्यादा होगा, विलायक का ज्यादा होगा कि विलयन का। देख मेरे प्यारे साथ, यह पानी है ना तो इसका क्वथनांक 100 डिग्री पे खोलेगा, ठीक है ना। यह कितना पे खोलेगा, 100 डिग्री पे, और यह विलयन हो गया। तो अब यह 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं खोलेगा। अब इसको खौलाने के लिए हमको हम लोग कितना चाहिए, 120 डिग्री चाहिए, ठीक है ना, 120 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तब हम लोग का खोलेगा। तो बताइए कौन ज़्यादा हो गया, हाई वाला ज़्यादा हो गया, हम लोग का ज़्यादा हो गया ना। तो मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर जो आप लोग का डेल्टा टीवी का जो फॉर्मूला आएगा, जो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला आएगा वो हम लोग का टीवी में से ई घटेगा, ठीक है। यहाँ पर टीवी माइनस का यहाँ पर टीवी और यहाँ पर नोट हो जाएगा। यानी कुल मिला के आप लोगों को ये वाला याद रखना है कि हम लोगों का मेरे विलयन में से विलायक घटता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं,
यह आप लोगों का बिलियन का है, ठीक है ना, और यह आप लोगों का विलायक का है। और इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यह आप लोग को याद रखना कि बिलियन में से विलायक घटेगा, यही डिफरेंस का कहलाता है, क्वथनांक का यूनियन आप लोगों का कहलाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और यहीं पर आप लोग का बहुत अच्छा पॉइंट में आप लोग को लिखा गया है, देखिएगा कि उदाहरण के लिए कि जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, किंतु जल में नमक मिला दिया जाता है तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस ले क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। जल में जैसे ही नमक मिलाएंगे ना तो क्वथनांक का हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वही आप लोग का यहाँ पर है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना एकदम आप लोग को, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को याद रखना है कि जो हम लोग का क्वथनांक का यूनियन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोग का मोललता के समानुपाती होता है, याद रखिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है कि जो क्वथनांक का यूनियन होता है ना ये मोललता के समानुपाती पूछता है कि क्वथनांक का यूनियन किसके समानुपाती होता है, मोललता के, मोलरता के, नॉर्मलता के। तो आप लोग को याद रखना क्वथनांक का यूनियन हम लोग का मोललता के समानुपाती होता है। एकदम मेरे प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम तो बोलेंगे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वथनांक का यूनियन मोललता के समानुपाती होता है, यह आप लोग को यहां से क्लियर हो गया। अब यहां से अगला पॉइंट आता है आप लोग देखिएगा हिमांक, ठीक है ना। यहां से आता है आप लोग का हिमांक। हिमांक क्या होता है, तो प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर जमता है। हिमांक का मतलब है जमना। जैसे आप लोग पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वह क्या होगा, जमेगा। और मेरे प्यारे साथी पानी को हीटर पर रखिएगा तो वो खौलेगा। पानी में दो केस होता है कि आप हीटर पर रखिएगा तो खौलेगा, तो खौलना हो जाएगा क्वथनांक का यूनियन। पानी को आप लोग फ्रिज में रखते हैं, ठीक है ना, वह जम जाता है तो वह होता है हिमांक, ठीक है ना। तो जमना याद रखिएगा, किसी चीज का जमना, ठीक है, चाहे टेम्परेचर कम होना, यही आप लोग का क्या होता है, हिमांक होता है। तो लिखा गया है हिमांक में कि प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर जमता है, उसे निश्चित ताप को ही क्या कहते हैं, द्रव का हम लोग हिमांक कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जमना ही क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। फ्रीजिंग पॉइंट याद रखिएगा। तो आप लोग बोलते हैं ना कि हमको फ्रिज लेना है, ठीक है, तो आप लोग को तो वही तो केमिस्ट्री, फ्रिज लेना है। तो फ्रिज क्या करता है, टेम्परेचर को कम करता है। आप लोग सुने कि फ्रिज टेम्परेचर को बढ़ाता है, नहीं। फ्रिज का काम है टेम्परेचर को क्या करना, कम करना, ठीक है ना, क्या करना, कम करना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्रिज लेना है, ठीक है ना, फ्रिज लेना है, क्योंकि आपका केमिस्ट्री में लिखा गया है कि फ्रिज मतलब क्या होता है, टेम्परेचर को कम करना। अब यहाँ से अगला पॉइंट आता है इसी में, देखिएगा कि हिमांक का अवनमन, ठीक है ना। हिमांक का अवनमन क्या होता है, बहुत ही बेस्ट आप लोगों का परिभाषा यहाँ से लिख दिए हैं। देखिए क्या कि जब किसी अवाष्पशील एवं विद्युत अपघट्य पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। ये तो बात आप लोग जानते हैं कि जब किसी विलायक में कुछ हम लोग अवाष्पशील पदार्थ चाहे विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देंगे तो हम लोग का विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक से कम हो जाता है, क्योंकि विलयन में ज्यादा वाष्पीकरण होता है, ठीक है ना, सॉरी, विलायक में ज्यादा वाष्पीकरण होगा। अब विलयन में क्या होता है कि कुछ पदार्थ मिल जाता है तो वह द्रव के सतह पर आ जाता है, जो कि वाष्पीकरण से रोकेगा ना मेरे प्यारे साथियों। विलयन में क्या होता है, कुछ मोलिक्यूल्स द्रव के सतह पर आ जाते हैं बाहरी, जो कि वाष्पीकरण को रोकते हैं। तो इसीलिए विलयन का जो वाष्प दाब होता है ना वह कम हो जाता है। अब विलायक में वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, तो वही लिखा है विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। तो अब यहाँ लिखा है अतः जो विलयन होता है वह विलायक से कम ताप पर जम जाता है, ठीक है ना। देखिए जो विलयन होता है ना वह विलायक से कम ताप पर हम लोग का जम जाएगा। तो अतः देखिए अर्थात विलयन का हिमांक, जो विलयन का हिमांक होता है ना वह विलायक से क्या होता है, कम हो जाता है। हिमांक के इसी कमी को क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं, यानी इसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग का हो गया। तो हिमांक का अवनमन जैसे देखिए क्वथनांक के यूनियन में क्या था कि कोई पदार्थ मिला देंगे तो वह ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होगा, खोलेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों फ्रीजिंग पॉइंट में यह होता है ना कि यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे ना तो वह जल्दी जम जाएगा, क्या होगा, वह तुरंत जम जाएगा। तो वही लिखा गया है कि अतः विलयन जो होता है ना वह विलायक से कम ताप पर जम जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि पानी है, तो पानी हम लोग का 100 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है। पानी जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है। यदि पानी में हम लोग नमक मिला देंगे चाहे चीनी मिला देंगे तो 100 डिग्री, सॉरी,
सॉरी गलती बोल दी है, पानी जो होता है ना वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ठीक है ना। पानी जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यदि मेरे प्यारे साथियों पानी में कोई नमक चाहे चीनी मिला देंगे ना तो वह 0 पे नहीं जमेगा, उससे कमे पे जम जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, उससे कमे पे जम जाएगा। तो वही यहाँ पर आप लोगों का समझाया जा रहा है। जैसे आप लोग को यहाँ पर फिर फिगर द्वारा हम बना के समझा देते हैं। यह आप लोग का एगो बर्तन हो गया, बर्तन हो गया, और इस बर्तन में आप लोग का खाली पानी है। तो एकरा के हम कर देते हैं शुद्ध विलायक, ठीक है ना। यह हम लोग का हो गया शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक मतलब होता है कि इसमें कोनो मिलावट नहीं है, एकदम आप लोग का सिंगल है। अब यहाँ देखिएगा एकरा में क्या करते हैं, पानी तो भरेंगे लेकिन पानी के साथ इसमें हम नमक चाहे चीनी कुछ मिला देंगे जो हम लोग का वाष्पीकरण नहीं होगा। इसमें हम कुछ मिला देते हैं जो कि आप लोग को लाल से दिखा देते हैं। यह आप लोग का यहाँ से लाल से हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे विलयन, ठीक है ना। इसको बोलेंगे आप लोगों का विलयन। तो अब मेरे प्यारे साथी बताइएगा कौन जल्दी जमेगा, यह विलायक जल्दी जमेगा कि ई जल्दी जमेगा। कहिएगा सर ई जल्दी जमेगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये वाला जल्दी हमने के जमेगा। लेकिन क्वथनांक के यूनियन में उल्टा था। क्वथनांक के यूनियन में क्या था, कोई मटेरियल मिला रहे थे तो मेरे प्यारे साथियों उसका उबलने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जमने में क्या होता है, कमे पे जम जाएगा। समझ गए ना, जमने पे क्या होगा, कमे में जम जाएगा हम लोग का। तो यहाँ देखिएगा शुद्ध विलायक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोग का हिमांक का अवनमन होता है, ठीक है ना। तो हिमांक के अवनमन का जो हम लोग का सिंबल होता है यहाँ लिख देते हैं। हिमांक के जो अवनमन का सिंबल होता है डेल्टा टी। और देखिए हम लोग का क्वथनांक के ओनियन में बी लिखते थे, बी का मतलब होता है तो बॉइलिंग, मतलब उबलना। याद रखिएगा नाम में कन्फ्यूजन नहीं, बी मतलब क्या था, बॉइलिंग मतलब उबलना, इसीलिए क्वथनांक के ओनियन में डेल्टा टी भी लिखे थे। हिमांक के अवनमन में क्या होता है, हिमांक मतलब होता है फ्रीजिंग। तो इसका जब हम लोग लिखेंगे तो डेल्टा टी एफ यहाँ पर लिखेंगे। नाम में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एफ मतलब याद रखिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब अवनमन है। तो यहाँ पर आप लोग का डेल्टा टी एफ लिखेंगे ना तो अब देखिएगा कौन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यह हम लोग का शुद्ध विलायक है। क्या है, शुद्ध विलायक है। तो एक और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर टी एफ हो गया, ई नॉट हो गया। क्या हो गया, नॉट हो गया। यह विलियन है तो एक और हम यहाँ पर टी एफ कर देते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, एफ होगा। अब बताइएगा मेरे प्यारे साथियों कौन जल्दी जमेगा, विलायक जल्दी जमेगा कि विलियन जल्दी जमेगा। आप लोग बताइएगा विलायक जल्दी जमेगा कि विलियन। कहिएगा सर ई वाला जल्दी जमेगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला जल्दी जमेगा, ठीक है ना। ये तनी देर से, ठीक है ना। ये तनी क्या होगा, देर से। तो मेरे प्यारे साथियों ये जल्दी जमेगा, आई तनी क्या होगा, देर से जमेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर टी एफ नॉट हो जाएगा और माइनस का हम लोग का यहाँ पर टी एफ हो जाएगा। ये वाला आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यह हो गया। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है कि जो हम लोग का डेल्टा टी एफ है, ठीक है ना, यह आप लोग का मोललता के समानुपाती होता है। एकरा के आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। डेल्टा टी एफ जो होता है यानी आप लोगों का हिमांक का अवनमन जो होता है यह आप लोग का मोललता के समानुपाती होता है। इसको आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोग इसमें नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आइएगा देखिएगा कि अब आप लोग का अगला पॉइंट आता है प्यारे साथियों कि विसरण को परिभाषित करें। विसरण क्या होता है, ठीक है ना। विसरण को आप लोगों को समझना है कि विसरण क्या होता है। देखिए अणु तथा आयन की अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण हम लोग कहते हैं। विसरण मतलब होता है ना कि आप लोग का यह ऐसा प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस कि हम लोग का यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अणु तथा आयन ऐसा रहेगा ना कि वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। मतलब कि जवन एरिया ज्यादा है तो अधिक सांद्रता से कहाँ जाएगा, कम सांद्रता की ओर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे विसरण, ठीक है ना। विसरण में याद रखना है कि यह ऐसा अणु चाहे आयन होता है जो अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर, मतलब कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना चाहता है, उसे हम लोग कहते हैं विसरण, ठीक है ना। विसरण कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है ना। डिफ्यूजन हम लोग कहते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब यहाँ आप लोग का देखिए एग्जाम्पल है। यह मेरे प्यारे साथियों ये वाला जो आप लोग यहाँ से लेके, ठीक है ना, यहाँ से लेके जो यहाँ तक पार्ट देख रहे हैं यह आप लोग का अधिक सांद्रता वाला है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना कि ये सर ये वाला जो पार्ट है
ये हम लोग का अधिक सांद्रता वाला है। तो आप लोग देख लीजिए, यह अधिक सांद्रता वाला है। देखिए यहाँ से हम लोग कहाँ आ रहा है, इधर। यह कम सांद्रता वाला है। देखिए यहाँ से हम लोग का सब जो लालका है वह इधर आ रहा है। आ गया ना। तो यही समझाया जा रहा है कि अधिक सांद्रता वाला जो हम लोग का अणु चाहे आयन होता है वह कम सांद्रता की ओर आना चाहता है, और इस गति को क्या कहते हैं, विसरण हम लोग कहते हैं। तो आप लोगों को यह फिगर देख के सब समझ में आ गया होगा कि ये सर जी फिगर से बिल्कुल क्लियर हो गया कि विसरण हम लोग का क्या होता है। अब यहाँ से अगला देखिएगा पॉइंट आता है आप लोग का कि अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं। ठीक है, वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को, ठीक है ना, जो विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने देती है परंतु विलय के अणुओं को नहीं जाने देती है, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली हम लोग कहते हैं, मतलब सेमी पारमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं। देखिए अर्धपारगम झिल्ली का मतलब होता है, जैसे आप लोग चाय चछनी देखे हैं, चाय चछनी में जब हम लोग का चाय तैयार होता है तो चाय में दो कण रहता है, एगो जो हम लोग पीते हैं और एगो वह मोटा मोटा कण होता है। तो चाय चछनी क्या करता है कि जो हमारे लिए पीने वाला पदार्थ होता है, मतलब जो हम लोग का लिक्विड होता है, उसको अपने से निकाल देगा, लेकिन जो हमारे लिए पीने लायक नहीं है, जो मोटा मोटा कण है, जो चायपत्ती का जो मोटा मोटा कण होता है, उसको अपने ऊपर रोक लेता है। तो जो चाय चछनी है ना, यही आप लोग का हो जाएगा अर्धपारगम झिल्ली। यानी यह ऐसा झिल्ली है ना मेरे प्यारे बच्चों, यह ऐसा झिल्ली है कि आप लोग के विलायक के अणु को, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना कि विलायक के अणु को ही क्या करेगा, जाने देगा बस। यानी विलय के अणु को नहीं जाने देगा, खाली विलायक के अणु को ही जाने देगा। ठीक है ना, तुम जाओ खाली विलायक के अणु जाओ, विलय को नहीं जाने देगा, उसे हम लोग अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, सेमी पारमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा कि हम लोग का अर्धपारगम झिल्ली का कुछ एग्जाम्पल होता है। जैसे आप लोग का जंतु झिल्ली हो गया, बकरे का अमाशय हो गया। अब हंसिएगा मत कि सर बकरे का अमाशय देखिए बकरे का अमाशय भी काम करता है, ठीक है ना। जंतु झिल्लियाँ, बकरे का अमाशय हो जाएगा, अंडे की झिल्ली हो जाएगा, कॉपर फेरोसाइनाइड हो जाएगा, आदि जो है यह अर्धपारगम झिल्ली के उदाहरण होते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली आप लोग समझ में आ गया। अब यहाँ पर आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट है कि प्रासरण किसे कहते हैं। ठीक है ना, देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं, उसे प्रासरण कहते हैं। यानी मेरे प्यारे साथियों, विसरण और प्रासरण में यहाँ पर एगो अंतर देखने को मिल रहा है, बाद में कराएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए विसरण में और प्रासरण में क्या था कि विसरण में आप लोग कोनो झिल्ली का बात हुआ था, आप बताइए विसरण में कोनो झिल्ली का बात हुआ था, कहिएगा ना सर विसरण में तो कोनो झिल्ली का बात नहीं हुआ था, क्योंकि विसरण में हम लोग को यह बताया गया था कि अधिक सांद्रता वाले के जो विलयन के जो अणु चाहे आयन होते हैं वह कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं बिना कोनो झिल्ली के। ठीक है ना, बिना कोनो झिल्ली के गति करते हैं। लेकिन प्रासरण में क्या होता है ना कि जो विलायक के अणु होते हैं वह कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वह अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जाएंगे। ठीक है ना, यानी यहां से एगो पॉइंट नोट करने वाला है विसरण और प्रासरण में कि विसरण में कोनो झिल्ली की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन प्रासरण में झिल्ली की आवश्यकता होता है, अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होता है। ओकरा बाद दूसरा का नंबर कि विसरण जो होता है ना वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, लेकिन प्रासरण में क्या होता है कि वह देखिए कम सांद्रता से, आप लोग लिखा है ना कम सांद्रता से कहां जा रहा है, अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है। तो प्रासरण कह रहा है कि हम लोग कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे, कौन, प्रासरण। लेकिन विसरण क्या बोला था कि भाई हम अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे। ठीक है ना, चाहे देखिएगा कोई गरीब होता है उसको बड़ा मतलब शौक होता है कि हम बड़े बड़े होटलों में रहें, हमारा महल जैसा घर हो। ठीक है ना, हमारा महल जैसा घर हो, गाड़ी बंगला, ये सब मतलब गरीब लोगों का सपना होता है। जो अमीर लोग होते हैं, जो थोड़ा सा दिल के अच्छे होते हैं, उनको लगता है कि एक बार हमको झोपड़ी में रहने का मौका मिलता है, मतलब उनको रहने का जिंदगी भर इच्छा नहीं होता है, लेकिन जब वो लोग गांव में आते हैं, गांव का जब सुख शांति देखते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलता है। तो वही बात है कि विसरण में क्या होता है ना कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा, लेकिन प्रासरण में क्या है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा, लेकिन झिल्ली के द्वारा। ठीक है ना, यानी प्रासरण में झिल्ली काम करेगा
और हम लोग का विसरण में कोनो झिल्ली काम नहीं करेगा। तो यही आप लोग का प्राशन और विसरण में अंतर है। अब यहाँ पर आइएगा मेरे, अब आप लोग देख सकते हैं यह आप लोग का एग्जाम्पल है प्राशन का, ठीक है ना। प्राशन का देखिए यह आप लोग का कोई बिलियन है, ठीक है ना, कोई बिलियन है और बीच में क्या किए हैं ना आप लोग को दिखाई दे, बीच में जो आप लोग यह लाल कलर का देख रहे हैं यह क्या है, सेमी पारमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब यह आप लोग का अर्ध पारगम झिल्ली है, ठीक है ना। देखिए दोनों तरफ लिक्विड है, ये अधिक सांद्रता है और यह कम सांद्रता है, दिखाई दे रहा है ना, यह अधिक सांद्र है और यह कम सांद्र है। बीच में आप लोग का सेमी पारमिएबल मतलब मेम्ब्रेन है, मतलब बीच में क्या है वो अर्ध पारगम झिल्ली डाल दिए हैं, मतलब चाय चटनी बीच में डाल दिए हैं। तो अब देखिएगा कुछ देर के बाद, ठीक है ना, जब परासरण की क्रिया हुआ, ठीक है ना, जब क्या हुआ, जब परासरण की क्रिया हुआ, देखिए इधर से मेरे प्यारे साथियों जो बिलियन था वह अर्ध पारगम झिल्ली से कहाँ चल गया, इधर चला गया, चला गया ना, देख सकते हैं ना, इधर से क्या हो गया, इधर चल गया। तो परासरण की क्रिया में आप लोग देख रहे हैं अर्ध पारगम झिल्ली से क्या हो रहा है, सिर्फ विलायक के कण, जरा कहिएगा सर हेकरा में से पनिया सोच रहा हेकरा में चला गया, लेकिन हई कै गो था आप लोग काउंट करिए, देखिए हई एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो, सात गो, सात गो है ना, यहाँ काउंट करिए एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो, सात गो। सर ये तो गड़बड़ हो गया, पनिया चला गया लेकिन ई नहीं गया, तो भाई कैसे जाएगा। अर्ध पारगम झिल्ली जो होता है ना, अर्ध पारगम झिल्ली सिर्फ विलायक को ही जाने देगा, ये आप लोग समझ गए। अर्ध पारगम जो झिल्ली होता है यह विलायक को ही अपने से जाने देगा, विलय को नहीं जाने देगा। हई जो छोटका छोटका कण आप लोग देख रहे हैं, यह छोटका छोटका कण क्या है बाबू, यह विलय का कण है, ठीक है ना, यह विलय है। छोटका छोटका जो कण आप लोग देख रहे हैं ये वाला, ये विलय के कण है। हई अर्ध पारगम झिल्ली इनको इधर जाने का परमिशन नहीं देगा, कहेगा स्टॉप, रुक जाओ, ठीक है ना, सावधान, तुम नहीं जा सकते हो। इसीलिए पानी आप लोग का इधर चला गया, जो विलय का अणु था बेचारा एनिए रह गया, हो मेरा पानी तो उधर चला गया, ठीक है ना, मेरा पानी तो उधर चला गया, हम लोग इतना कम पानी में हम लोग रह गए, तो बेचारा के साथ अन्याय हो गया। तो अन्याय किसकी वजह से हुआ, अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा अन्याय हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ससुरा ई विलायक के कण को ही जाने देता है, विलायक के कणों को नहीं जाने देता है, सेमी पारमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग का हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है ना, यह आप लोग का विसरण का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, यह आप लोग देखिएगा, यह मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का विसरण का एग्जाम्पल है और यह आप लोगों का परासरण का एग्जाम्पल है, दोनों सामने रख दिए हैं, ठीक है ना। विसरण और परासरण का जो एग्जाम्पल है दोनों साथ रख दिए हैं। यह आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों आप लोगों का है। देखिएगा डिफ्यूजन में देखिएगा यह मेरे प्यारे साथियों छोटा कण है, ठीक है ना, छोटा अणु है, पूरा हर जगह फैल गया, मतलब पूरा हर एक देख रहे हैं ना, यह एक जगह एकत्रित है, एक जगह पूरा फैल गया। ऐसे मोमबत्ती बोल रहे हैं, अगरबत्ती का गंध देखे हैं, अगरबत्ती का गंध क्या किसका एग्जाम्पल है, विसरण का। कैसे कि क्योंकि जब अगरबत्ती जब आप लोग जलाते हैं तो जो उसका धुआं होता है वही उस मतलब जब जलने के टाइम वही रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद पूरे घर में फैल जाता है ना। यानी देखिएगा जैसे हम स्टूडियो में पूजा पाठ करते हैं तो पूरा बाहर रूम में हर एक जगह गंध चल जाता है अगरबत्ती का। तो यह किसका एग्जाम्पल है, यह मेरे प्यारे साथियों विसरण का एग्जाम्पल है, विसरण फैलना, ठीक है ना। और अगरबत्ती का धुआं चाहे ऐसे ही धुआं मतलब फैलना क्या होता है, विसरण का एग्जाम्पल है। और विसरण के केस में कोनो झिल्ली काम नहीं करेगा। देखिएगा यह विसरण है, यह विसरण है, कोनो झिल्ली काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, लेकिन यह परासरण है, इसमें आप लोग का यह झिल्ली है, आप लोग का ये वाला परासरण है, देखिए बीच में झिल्ली डाला हुआ है, ठीक है ना। बीच में क्या है, सेमी पारमिएबल मेम्ब्रेन आप लोग को दिखाया गया है, डाला गया है, जो कि मेरे प्यारे देखिएगा इसमें एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो मोलिक्यूल है विलय का, यहाँ पर भी 6 गो है, लेकिन पनिया हे में से उठ के हे में चला गया, देख रहे हैं ना, मतलब विलायक के कण हे में चला गया लेकिन जो विलय का कण है वो ये रह गया। तो यह आप लोग का मेरे प्यारे साथियों अंतर है प्रासरण और विसरण में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग लिखा गया है कि विसरण और प्रासरण में अंतर लिखना है, ठीक है ना। विसरण और प्रासरण में क्या अंतर होता है, तो देखिएगा प्रासरण में और विसरण लिख दें। प्रासरण में क्या होता है, प्रासरण की क्रिया अर्ध पारगम झिल्ली से होकर होती है। अभी तुरंत अब देखिएगा प्रासरण और विसरण दोनों समझा दिए है ना, अब ये अंतर खटा खटा समझ में आएगा, मतलब एक के बार में
प्रासरण की क्रिया में क्या होगा, अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होता है। अब आइएगा विसरण में, विसरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता, जो हम लोग का आवश्यकता होता है बाबू, ठीक है ना, आवश्यकता यह हम लोग का नहीं होता है। अब अंतर याद रखिएगा, अंतर हम लोग बार बार बोलते हैं, अंतर सेम कैटेगरी में, जैसे बोलते हैं कि करियाठा और गोरका, तो यह अंतर हो गया। अब बोलेंगे करियाठा और बोलेंगे तुम, वो बोलेंगे तुम करिया हो वो अमीर है, ये अंतर नहीं हुआ। अंतर होता है सेम चीज, मतलब वो करिया है तो कलर कलर में, पैसा पैसा में, ठीक है ना, लंबाई में चौड़ाई में, मतलब ऐसे होता है, मतलब सेम चीज में डिफरेंस दिखाना होता है। जैसे हम करिया हैं तो आप लोग कैसे हैं, ठीक है ना, हम गोर हैं तो आप लोग से, हम अमीर हैं तो आप लोग कैसे हैं, मतलब हर, मतलब सेम कैटेगरी में होता है ना अंतर, वही आप लोग का अंतर बताता है। अब अंतर के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि लिख देंगे उल्टा पुल्टा, नहीं, जब आप लोग इसमें बताएंगे कि अर्धपारगम झिल्ली से होता है, तो अब इसमें बताना है कि जो विसरण होता है वह किस झिल्ली से होता है, यह होता है अंतर, न कि लिख दीजिए विसरण ऐसे होता है, उसे नहीं, ठीक है ना, सेम चीज में, ठीक है ना, सेम चीज बताना होता है। तो प्रासरण की क्रिया अर्धपारगम झिल्ली से होता है, लेकिन विसरण के लिए कोनो झिल्ली की आवश्यकता नहीं होता है, लिखा गया है। और देखिए प्रासरण की मेरे प्यारे बच्चों, प्रासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं, मतलब प्रासरण की क्रिया में क्या होता है कि विलायक के अणु ही मतलब जाते हैं, ठीक है ना, विलायक के अणु ही जाते हैं, चाहे प्रासरण की क्रिया में खाली केवल विलायक के अणु ही भाग लेते हैं। लेकिन विसरण में क्या होता है कि विलय तथा विलायक के अणु दोनों भाग लेते हैं, ठीक है ना, विसरण में क्या होता है कि विलय और विलायक दोनों भाग लेंगे, लेकिन प्रासरण में खाली विलायक के अणु भाग लेते हैं। प्रासरण में विलायक के अणु कम सांद्रता के क्षेत्र से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। ये तो आप लोग परिभाषा बताए थे कि प्रासरण में क्या होता है कि आप लोग का कम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की ओर जाएगा, ठीक है ना, कोना में, प्रासरण में। लेकिन आप लोग का विसरण में क्या होता है कि अधिक सांद्रता से लेके, मतलब अधिक से कहाँ जाएगा, कम की ओर, ये किसमें होता है, विसरण में। अब यहाँ देखिए चौथा नंबर क्या बोला गया है कि प्रासरण केवल विलयनों में होता है, मतलब प्रासरण का जो क्रिया होता है वह खाली आप लोग को विलयन में ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर में कि विसरण जो होता है ना वो द्रव और गैस दोनों में होता है। जैसे गैस में देखिएगा तो द्रव का बात बोलेंगे तो विलयन में भी हो जाएगा। और हम लोग गैस में देखेंगे तो अगरबत्ती का धुआं हो जाएगा, अगरबत्ती का धुआं, मोमबत्ती का धुआं, हम लोग का फैलना, गंध, जैसे जिलेबी बनता है, कोई मिठाई बनता है तो उसका जो गंध होता है पूरा फैलने लगता है, तो यह विसरण का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ देखिएगा पाँच नंबर है कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र की ओर अतिरिक्त दाब लगाने पर, ठीक है ना, मतलब बाह्य दाब लगाने पर प्रासरण की क्रिया रुक जाता है, जैसे किशमिश का जल में फूलना। अब प्रासरण की क्रिया जो ऐसा होता है ना मेरे प्यारे बच्चों कि मान लीजिए प्रासरण हो रहा है तो हम लोग उसको रोक भी सकते हैं, मतलब अधिक प्रेशर देंगे तो वह रुक भी जाएगा, क्या होगा, रुक भी जाएगा। जैसे अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं ना, लेकिन हम लोग इसको रोक भी सकते हैं, कैसे, हम लोग बाह्य प्रेशर, ठीक है ना, बाह्य प्रेशर लगा देंगे ना, उस प्रासरण की क्रिया क्या होगा, उतना पे रुक जाएगा। यानी प्रासरण की क्रिया को बाह्य दाब लगाने से रोका जा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों विसरण जो होता है यह नहीं रुकता है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। अगरबत्ती का खुशबू का फैलना, अब मान लीजिए कि आप लोग अपने घर में अगरबत्ती जलाएं तो क्या आप लोग कैसे उसके गंध को रोक सकते हैं, कैसे हूँ। अब कोनो कोनो कहेगा सर हम पूरा स्प्रे मार देगा, अब ओकर बातें अलग है। अब मेरे प्यारे साथियों अगरबत्ती जल रहा है, अब उसको रोकने के लिए आप लोग क्या करिए, पूरा घर में पूरा स्प्रे मार दीजिए, ओकर बातें अलग है बाबू। लेकिन आप लोग कोनो ऐसा विधि से आप लोग अगरबत्ती के गंध को फैलने से आप लोग नहीं रोक सकते हैं, चाहे प्रेशर लगाइए चाहे टेम्परेचर बढ़ाइए घटाइए, आप लोग अगरबत्ती के धुआं को फैलने से आप लोग नहीं रोक सकते हैं। तो विसरण को रोकना असंभव है लेकिन प्रासरण को रोकना संभव है। प्रासरण रुक जाएगा लेकिन विसरण नहीं रुकेगा, यह हो गया। अब यहाँ देखिएगा चौथा नंबर है आप लोग का कि प्रासरण दाब किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्रासरण दाब को आप लोग समझना कि प्रासरण दाब क्या होता है, तो वह है बाह्य दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोक दे उसे प्रासरण दाब कहते हैं। जैसे बोले ना कि प्रासरण को हम लोग रोक सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पानी में किशमिश डाल दिए, पानी में हम लोग किशमिश डाल देंगे तो कुछ देर के बाद किशमिश फूल जाएगा, तो इसको हम लोग फूलने से रोक सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा हम कर सकते हैं कि पानी में किशमिश डाल देंगे लेकिन फिर भी किशमिश नहीं फूलेगा, तो ऐसा प्रेशर जो प्रासरण की क्रिया को रोक दे, ठीक है ना, रोक दे, उसे कहते हैं प्रासरण दाब। थोड़ा सा अब हम लोग समझते हैं डीप से
किसी विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम झिल्ली से प्रासरण की क्रिया को रोक दे उसे विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण दाब को पाई से, ठीक है ना, याद रखिए प्रासरण दाब को पाई द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। तो कोई दिक्कत है, प्रासरण दाब को हम लोग किसके द्वारा, पाई द्वारा सूचित करते हैं। अब यहाँ पर आइएगा, प्रासरण दाब के नियम को समझना है। अब प्रासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग को याद है कि पाई बराबर CRT होता है ना। पाई बराबर कितना होता है, CRT होता है। इसको हम लोग समझना होता है। ध्यान से देखिएगा कि बॉयल वांट हाफ का नियम क्या होता है, ठीक है ना। यह है वो नियम दिए किसमें, प्रासरण दाब के संबंध में, कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप का मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर फिक्स रहेगा तो स्थिर ताप पर तनु विलयन का जो प्रासरण दाब, तनु विलयन का जो प्रासरण दाब है पाई, ठीक है ना, वह विलयन के कणों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी हम लोग का बॉयल वांट हाफ जो नियम दिए कि स्थिर ताप पर जो तनु विलयन का जो प्रासरण दाब होगा ना उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी आप लोग का यहाँ से पाई बराबर क्या हो जाएगा, मतलब पाई समानुपाती क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। समझ गया ना, पाई समानुपाती क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और यहाँ सांद्रता C का जो फॉर्मूला होता है ना वह हम लोग का होता है N अपॉन का V होता है। याद रखिए C का जो फॉर्मूला होता है वह N अपॉन V होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि पाई समानुपाती C का फॉर्मूला क्या हो गया, N अपॉन V हो गया ना, N अपॉन V हो गया। तो N क्या है, मोल के कणों की संख्या थी तो फिक्स होगा ना मेरे प्यारे साथियों। किसी विलयन के लिए N जो होता है वह विलय के मोलों की कणों की संख्या होता है, तो N तो फिक्स रहेगा ना। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि जो N है ये तो हम लोग का अचर हो जाएगा। तो N अचर होने से जो हम लोग का पाई है वह इसके अब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाई व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/V हो जाएगा। समझ गए ना, पाई व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/V हो गया। तो हम लोग बॉयल वांट हाफ नियम मतलब दो निकाल सकते हैं कि एगो सांद्रण का समानुपाती होता है और नहीं तो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों बोल सकते हैं, दोनों आप लोग का सही होगा। अब यहाँ आइएगा चार्ल्स वांट हाफ का नियम, ठीक है ना। अब चार्ल्स जो थे वह एगो नियम दिए क्या, कि नियत या स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो प्रासरण दाब, प्रासरण दाब मतलब पाई, ठीक है ना, यह जो है परम ताप के विलय के समानुपाती होता है। मतलब जो पाई होता है वह आप लोग के टेम्परेचर के समानुपाती होता है। यह कौन बोले, यह चार्ल्स का नियम बोले क्या, कि जब आप लोग का सांद्रता नियत रहेगा ना तो जो उस विलयन का प्रासरण दाब होगा उसका टेम्परेचर के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आइएगा वांट हाफ एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो एगो नियम दिए कि समान तापमान और दबाव, मतलब जब हम लोग का तापमान, टेम्परेचर और प्रेशर समान रहेगा तो सभी गैसों पर समान आयतन में जो अणुओं की संख्या होती है वह समान होती है, ठीक है ना। यह बोले कि जब हम लोग का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों समान रहेगा, मतलब नियत रहेगा, तो समान हम लोग का सभी गैसों का जो समान आयतन रहेगा उसमें अणुओं की संख्या समान होती है। यह बोले कौन, वांट हाफ एवोगाड्रो बोले। अब उसके बाद देखिएगा किसी आदर्श गैस के लिए यदि तापमान और दबाव स्थिर है, ठीक है ना, तो गैस का जो आयतन है उसके उसके मात्रा यानी मोल के सीधे समानुपाती होता है। मतलब गैस का जो आयतन है भी उसके मोल के डायरेक्टली समानुपाती, मतलब भी समानुपाती N हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। यह कौन बोले, एवोगाड्रो बोले कि जब मेरे प्यारे साथियों किसके लिए, आदर्श गैस के लिए बोले कि यदि तापमान और दबाव मतलब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रहेगा तो गैस का जो आयतन होगा मतलब जो भी होगा उसके मात्रा यानी मोल के क्या होगा, सीधे समानुपाती होगा। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यदि आयतन मोल के समानुपाती है तो यहाँ V/N, ठीक है ना, V/, जो N होगा यह हम लोग का कांस्टेंट हो जाएगा ना। आप लोग देखिएगा V/N क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। V समानुपाती N है, N को बाटा में लाएंगे तो V/N क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से रिजल्ट के तौर पे, समझ गए, यहाँ से हम लोग रिजल्ट के तौर पे वो लिख सकते हैं कि आप लोग का V1 अपॉन का V2, देखिए V जो है N के समानुपाती है तो V1 जो है तो V1 के सामने N1 हो जाएगा और V2 के सामने क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो यह रिलेशन आप लोगों को याद रखना है, कभी काल एक नंबरिया में पूछेगा, वरना पूछता तो नहीं है लेकिन आप लोग समझना जानना जरूरी है। हो सकता है कि एक नंबरिया में पूछे, वरना कोई सवाल भी आप लोगों से बन सकता है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग समझना है कि अब परासरण दाब का सूत्र, ठीक है ना, यहाँ पर अब आप लोग का हम परासरण दाब का सूत्र लिखेंगे। परासरण दाब
प्रासरण दाब का अब आप लोग का सूत्र लिखेंगे। अब देखिएगा प्रासरण दाब का सूत्र क्या होता है। देखिएगा यह बोले थे यहाँ, देखिएगा कि जो पाई होता है वह सी के समानुपाती होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट करते हैं। कोई दिक्कत है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये वाला आप लोग का समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। हम लोग का क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। कोनो दिक्कत कहेगा ना सर, समीकरण 2 हो गया। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रासरण दाब का बात नहीं किया गया है। आयतन जो है वो मूल के समानुपाती, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आइएगा, देखिएगा हम लोग क्या मिला कि जो पाई है, ठीक है ना, वह हम लोग का सी के समानुपाती है। यह कौन था, इक्वेशन नंबर 1 था। ओकरा बाद दूसरका में बोला गया जो पाई है मेरे प्यारे बच्चों वो हम लोग का टी के समानुपाती है। किसके, टी के समानुपाती है। यह इक्वेशन नंबर 2 था। तो अब देखिए दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं, दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो आप लोग का समीकरण 1 और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों पाई, ठीक है ना, समानुपाती यहाँ से सी टी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पाई बराबर हम लोग का यहाँ पर सी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोगों का नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पाई हो गया, ठीक है ना, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा, एगो कांस्टेंट आता है आर सी टी, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इसलिए, ठीक है ना, इसलिए आप लोग का पाई बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा सी आर टी, ठीक है। तो यह आप लोग का फॉर्मूला आ गया किसका, प्रासरण दाब का, कि पाई बराबर हम लोग का हो गया सी आर टी हो गया, ठीक है ना। तो यह आप लोग को याद रखना है कि पाई बराबर सी आर टी किसका हो गया, प्रासरण दाब का हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग का पाई बराबर फॉर्मूला आ गया सी आर टी कहेगा, ये सर पाई बराबर सी आर टी आ गया। हम लोग जानते हैं कि चूंकि जो सी का फॉर्मूला होता है वह एन अपॉन वी होता है, ठीक है ना, यह हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि पाई बराबर सी का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं एन बाटा वी, और यहाँ पर हो जाएगा आर टी हो गया। इस भी को गुना कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पाई भी बराबर यहाँ पर हो गया एन आर टी हो गया, यानी पाई भी बराबर हम लोग का एन आर टी हो गया। यानी यह आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, प्रासरण दाब का फॉर्मूला। एगो पाई बराबर सी आर टी हो गया और एगो पाई भी बराबर एन आर टी हो गया। इसमें आप लोग का आर जो है बाबू लोग ना, इसको बोलते हैं गैस नियतांक, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आर को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह आप लोग का यहाँ से यह गैस नियतांक हम लोग का हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं, देखिएगा अगला आप लोग का टॉपिक आता है प्यारे बच्चों कि समप्रासरी विलयन को परिभाषित करना, ठीक है ना। समप्रासरी विलयन क्या होता है, तो वह विलयन जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं उन्हें समप्रासरी विलयन कहते हैं। नामे में है, ठीक है ना, कि ऐसा विलयन, ठीक है ना, कि जिसका प्रासरण दाब समान होगा उसे समप्रासरी विलयन कहते हैं। मतलब कि आइसो मोटिक सोल्यूशन यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ आइएगा अति प्रासरी, ठीक है ना, अति प्रासरी विलयन, यानी दो भिन्न भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अति प्रासरी विलयन कहते हैं। यानी आप लोगों को दो भिन्न भिन्न वाले प्रासरण दाब का ऐसा विलयन लेना है जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक होगा तो उसे हम लोग अति प्रासरी विलयन। कैसे, हम मान लीजिए कि दो को व्यक्ति को बुलाएंगे तो दो को व्यक्ति बुला देंगे तो एगो पक्का अमीर, मतलब एगो पास पैसा ज्यादा होगा और एगो पास पैसा कम होगा ना। दो को पर्सन को बुलाएंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि दोनों के पास पैसा सेम होगा, एगो के पास पैसा कम होगा तो एगो के पास पैसा ज़्यादा होगा। तो देखिएगा यहाँ बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना, जिसके पास जो पैसा है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो पैसा है वह दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष अधिक है। जैसे मान लीजिए कि हम दो व्यक्ति को बुलाएं, एगो व्यक्ति आप लोग का ए है और इसका बी है, तो जो ए के पास पैसा है यदि बी से ज़्यादा है, ठीक है ना, ए के पास यदि बी से ज्यादा पैसा है तो ए को क्या कहेंगे, ए को कहेंगे अति प्रासरी विलयन। समझ में आ गया, यदि ए के पास पैसा बी से ज्यादा है तो ए को बोलेंगे अति प्रासरी विलयन, वही यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आइएगा अल्प प्रासरी विलयन, दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलयन से कम होता है उसे अल्प प्रासरी कहते हैं। अल्प मतलब कम, जैसे देखिएगा दो गो व्यक्ति है, एगो ए है एगो बी है, तो ए के पास पैसा बी से ज्यादा है तो ये तो हो गया अति प्रासरी, लेकिन बी के पास पैसा ए से कम है, ठीक है ना, बी के पास पैसा ए से कम है तो बी का हो जाएगा अल्प प्रासरी, ठीक है ना, याद रखिएगा। ए के पास पैसा ज्यादा है बी से तो यह हो जाएगा अति प्रासरी,
बी के पास पैसा ए से कम है तो हो जाएगा अल्प पराशरी, ठीक है ना। तो वही आपको बताना है कि 2 भिन्न भिन्न बिलियन है, यदि मेरे वह बिलियन जिसका प्रासरण दाब, ठीक है ना, दूसरे बिलियन के सापेक्ष कम होगा, ठीक है ना, मतलब ऐसा बिलियन जिसका दूसरे सापेक्ष के पास बिलियन जो होगा वह कम होगा तो वह कहेगा अल्प पराशरी, ठीक है ना, और यह हो जाएगा अति पराशरी। यह हो गया। अब देखिए प्रतिलोम प्रासरण किसे कहते हैं। प्रतिलोम प्रासरण मतलब होता है उल्टा केस, ठीक है ना, उल्टा केस। देखिएगा कि शुद्ध विलायक का अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र की विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा परिगमन प्रतिलोम प्रासरण कहलाता है। जैसे प्रासरण की क्रिया क्या होता है समझिए। प्रासरण की क्रिया वह होता है जिसमें जो हम लोग के विलायक हैं, जो विलायक हैं वह मेरे प्यारे साथियों कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, ठीक है ना, और वो भी अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, ठीक है ना। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा हम लोग के जो विलायक के हम लोग के अणु होते हैं, जो कण होते हैं, वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के ओर विलयन की ओर गति करते हैं, वह होता है प्रासरण। लेकिन प्रतिलोम मतलब क्या हो गया, उल्टा, मतलब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, ठीक है ना, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा। अब उल्टा केस होगा, मतलब कि प्रासरण की क्रिया में कम सांद्र से जा रहा था अधिक सांद्र में, ठीक है ना। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कम लिख रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं ज़्यादा, तो कम से ज़्यादा की ओर जाना होता है प्रासरण, ठीक है ना, क्या होता है प्रासरण है। हाँ, ज़्यादा से कम की ओर आना होता है उल्टा, ठीक है ना, क्या होता है उल्टा प्रासरण। बस यही तो है आप लोगों का कि मतलब अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर आना, यह कहलाता है प्रतिलोम प्रासरण। यह संभव तभी होता है जब अधिक सांद्र विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाएंगे, ठीक है ना। अब प्रासरण दाब होता है रोकने, प्रासरण दाब क्या होता है कि प्रासरण की क्रिया को रोक देगा, होता है ना। प्रासरण का मतलब होता है, प्रासरण दाब का मतलब होता है कि प्रासरण की क्रिया को रोक देगा। लेकिन अब आप लोग ओकरा से ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो वह उल्टा काम करेगा, ठीक है ना, उल्टा काम करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा उल्टा काम करेगा। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कभी साइकिल चलाए हैं, ठीक है ना, जब साइकिल आप लोग चलाए हैं तो जब साइकिल का चाका चलता है तो जो पांडिल होता है, यदि आप लोग धैले रहेंगे तो चाका को चलने नहीं देगा। लेकिन मेरे उसका जो आप लोग बॉल लगा कर धैले रहते हैं वह है वो लिमिट बॉल होता है। अब उसके उल्टा आप लोग ज्यादा बॉल लगाएगा तो चाका उल्टा घूमने लगेगा, क्या होगा चाका उल्टा घूमने लगेगा। वही बात यहाँ पर है, ठीक है ना, कि प्रासरण दाब से ज्यादा दाब देंगे ना तो कहानी उल्टा हो जाएगा। यह हो गया। अब देखिए वांट हाफ गुणांक क्या होता है, ठीक है ना, वांट हाफ गुणांक आप लोग समझना है। तो वांट हाफ गुणांक जो होता है मेरे प्यारे साथियों बहुत आप लोगों के लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से वांट हाफ गुणांक का एक सूत्र आप लोगों को याद रखना है कि अल्फा बराबर यहाँ से i माइनस का 1 होता है और नीचे हम लोग का n माइनस का 1 होता है। बाकी वांट हाफ गुणांक में ज़्यादा आप लोग पढ़ने को नहीं पड़ता है, ठीक है ना, बस फॉर्मूला याद रखिए, कभी कल सवाल आता है वरना सवाल नहीं आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में, ठीक है ना, आज की क्लास में आप लोग का चैप्टर 2 पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम से हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर 3 से पढ़ेंगे और यहाँ से पूरा आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरी तरह से समझा दिए हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए। पीडीएफ नोट्स आप लोगों के एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगा। कहाँ पर पीडीएफ नोट्स आप लोगों को लेना होगा तो मेरे प्यारे बच्चों प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है ना, आप लोगों को लिखना होगा स्टडी, मतलब जहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं ना इसी चैनलवा का जो नेम है ना आप लोग को एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर पे लिखना होगा, ठीक है ना, प्ले स्टोर पे लिखना होगा। वहाँ से मतलब स्टडी विथ डेडिकेशन आप लोग को लिखना होगा प्ले स्टोर पे, वहाँ एगो एप्लीकेशन आएगा इंस्टॉल कर लेना है। वो करे में आप लोगों को मिल जाएगा, एगो मिलेगा आप लोग का मास्टर पीडीएफ, ठीक है ना, मास्टर पीडीएफ के नाम से आप लोग का एगो मिलेगा, उसी में आप लोग का यह सारा चीज़ आप लोग का ऐड हो जाएगा। बाकी मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।